तो चलिए सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। भारतीय चित्रकला के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है, जहां आज हम समय के पन्नों पर उकेरी गई एक सचमुच शानदार यात्रा पर चलने वाले हैं। देखिए, चित्रकला सिर्फ रंगों का बिखराव नहीं होती, ये लिटरली किसी भी युग का आईना होती है। ये हमें उस वक्त के इतिहास, धर्म और सामाजिक उथल-पुथल की पूरी कहानी बताती है। तो आइए भौगोलिक और ऐतिहासिक बदलावों से गुजरते हुए सदियों पुरानी इस कला का अनुभव एक साथ करते हैं। आज के इस ग्रैंड टूर की रूपरेखा कुछ ऐसी रहेगी। पहला, रॉयल कोर्ट्स एंड हिल स्टेट्स। दूसरा, सदर्न मिनिएचर्स एंड सीक्रेट टेक्स्ट्स। तीसरा, द कॉलोनियल एंड मॉडर्न शिफ्ट। और चौथा, हमारी टाइमलेस ट्रेडिशंस ऑफ फोक आर्ट। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, रॉयल कोर्ट्स एंड हिल स्टेट्स। यहाँ भक्ति और शाही शान शौकत का एक बेहतरीन संगम मिलता है। सोचिए, जब स्थानीय परंपराएं और नए साम्राज्य आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? शाही दरबारों में रचनात्मकता का एक कमाल का माहौल बन जाता है। 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौर की इन दो सबसे बड़ी शैलियों, राजपूत और मुगल को ही ले लीजिए। इनका बेस और इनका पूरा फील एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अब इसको ऐसे समझते हैं। राजपूत स्टाइल मूल रूप से भक्ति और धार्मिक विषयों पर आधारित था। इसमें कमल, मोर और हंस जैसे हिंदू प्रतीकों का बहुत हैवी यूज होता था। वहीं दूसरी तरफ मुगल स्टाइल बिल्कुल अलग था। वहां फोकस था शाही शानो शौकत, युद्ध और शिकार के दृश्यों पर। पर्शियन मिनिएचर स्टाइल से इन्फ्लुएंस होने के कारण यहां रूलर्स की पावर दिखाने पर पूरा जोर था। एक तरफ प्योर सेक्रेट डिवोशन, तो दूसरी तरफ इंपीरियल पावर का डिस्प्ले, बिल्कुल आमने सामने। पर दिलचस्प बात तो तब हुई जब इन दोनों का सिंथेसिस हुआ। राजपूत दरबारों में मुगल और लोकल स्टाइल्स का एक अनोखा मैशअप बन गया। इन नृत्य करती महिलाओं को ध्यान से देखिए। उनके पहनावे, उनकी गतिशीलता में आपको मुगल कला का स्पष्ट प्रभाव दिखेगा। लेकिन जो कलर्स की चमक और प्योर एनर्जी है ना, वो लिटरली लोकल राजपूत परंपरा की ही पहचान है। इसके बाद एक बड़ा फैसिनेटिंग ज्योग्राफिकल शिफ्ट आता है। जब मुगल दरबारों की शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ने लगी तो वहां के प्रशिक्षित कलाकार पहाड़ी क्षेत्रों की ओर निकल गए, और वहीं से जन्म हुआ पहाड़ी शैली का। एकदम नए सब जॉनर्स बन गए, जैसे पशौली स्कूल। इनके जज्बाती चेहरे, लोटस पेटल जैसी आंखें और बोल्ड रेड और येलो कलर्स सच में कैप्टिवेटिंग है। वहीं कांगड़ा स्कूल में एक स्पिरिचुअल डेप्थ थी, और उनकी 12 मासा सीरीज 12 महीनों के भावनात्मक प्रभाव को बहुत डीपली दर्शाती थी। और एकदम अलग हटके थी मंडी पेंटिंग, जहां रूलर्स को बहुत ही विशालकाय और एग्जैजरेटेड फीचर्स के साथ पेंट किया गया। चलिए अब पिवट करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, सदर्न मिनिएचर्स एंड सेक्रेड टेक्स्ट्स। सोना, देवता और गैसो। यहां आते ही साउथ इंडिया में थीम पूरी तरह बदल जाती है। रूलर्स की जगह डिवाइन देवता आते हैं, और पेंटिंग्स में सोने का यानी गोल्ड का एक भारी और लग्जूरियस उपयोग होने लगता है। यहां एक क्विक ट्रिविया, क्या हम गैस कर सकते हैं कि चित्रकला की ऐसी कौन सी शैली थी जो सोने के वर्क यानी गोल्ड लीफ और कीमती रत्नों के उपयोग के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती थी? बिल्कुल सही, ये है तंजौर स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये लोग ट्रेडिशनल कैनवस की जगह कांच और बोर्ड पर पेंट करते थे। भगवान कृष्ण के आनंदमय दृश्यों के लिए चमकीले रंग, सोने का वर्क और कटे हुए कांच का कमाल का उपयोग किया जाता था। सोचिए, इन यूनिक फिजिकल मटेरियल्स ने ही तंजौर पेंटिंग्स को इतना लग्जूरियस और डिस्टिंक्ट बना दिया। अब जरा इन इंट्रिकेट हस्तनिर्मित गोल आकार के आर्टिफैक्ट्स को देखिए। इन छोटे और रंग बिरंगे चित्राओं का सर्कुलर ढांचा सच में निहायत ही आकर्षक और अद्भुत है, राइट? ये दरअसल गंजीफा कार्ड्स है। ये मध्यकालीन दौर से चला आ रहा एक प्राचीन ताश का खेल था, जो मुगल दरबारों में बेहद लोकप्रिय हुआ। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि बाबरनामा में भी इसका जिक्र है। और बेस्ट पार्ट, आधुनिक दौर में मैसूर गंजीफा कार्ड्स को सरकार द्वारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई स्टेटस भी मिल चुका है। ये एंशिएंट रूट्स का मॉडर्न रिकॉग्निशन है। वक्त आगे बढ़ा और परिस्थितियां तेजी से बदलीं। आते हैं सेक्शन 3 पर, द कॉलोनियल एंड मॉडर्न शिफ्ट, कैनवस पर विद्रोह की कहानी। ब्रिटिश एरा ने इंडियन आर्ट में एक मैसिव डिसरप्शन ला दिया था, और इसने आगे चलकर काउंटर मूवमेंट्स को जन्म दिया। इस टाइमलाइन को देखिए, जो कितनी तेजी से हुए बदलाव को दिखाती है। 18th और 19th सेंचुरी में कंपनी पेंटिंग्स आईं, जिसमें यूरोपियन वाटर कलर्स का मिक्स था। फिर आईं बाजार पेंटिंग्स, जिन पर रोमन और ग्रीक मूर्तिकला का प्रभाव था। 19th सेंचुरी के आखिर में राजा रवि वर्मा ने वेस्टर्न टेक्निक से इंडियन थीम्स बनाए। लेकिन फिर एक नेशनलिस्ट रिबेलियन हुआ। अर्ली 20th सेंचुरी में बंगाल स्कूल ने वेस्टर्न स्टाइल को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और स्वदेशी को अपनाया। और अंततः
1947 में आज़ादी के बाद प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने यूरोपियन मॉडर्निज्म और देसी अंदाज को ब्लेंड किया। यहाँ उस दौर का एक बड़ा ही फैसिनेटिंग क्लैश ऑफ आइडियाज मौजूद है। एक तरफ राजा रवि वर्मा थे, जिन्हें रैफेल ऑफ द ईस्ट कहा गया। उन्होंने लाइफ लाइक ब्रश स्ट्रोक्स और वेस्टर्न टेक्निक्स का यूज करके रामायणा जैसे भारतीय एपिक्स को बेहद लोकप्रिय बनाया। पर दूसरी तरफ अवनींद्रनाथ टैगोर का बंगाल स्कूल इस फिलॉसफी के बिल्कुल खिलाफ था। उन्होंने रवि वर्मा के काम को इमिटेटिव यानी नकल बताकर रिजेक्ट कर दिया और सिंप्लिसिटी के साथ स्वदेशी मूल्यों की वापसी पर जोर दिया। ये सिर्फ कैनवस का नहीं, दो बिल्कुल ऑपोजिट विचारधाराओं का टकराव था। और अब आते हैं हमारे आखिरी और चौथे सेक्शन पर, टाइमलेस ट्रेडिशंस ऑफ फोक आर्ट, जमीनी स्तर की धड़कन। देखिए, राजदरबार और ब्रिटिश प्रभाव एक तरफ थे, पर इन सब से दूर इंडिया की एक ऐसी हार्टबीट भी थी जिसमें वक्त के साथ कोई खास बदलाव नहीं आया। हमारे रीजनल मास्टरपीसेस, बिहार की मधुबनी जो ओरिजिनली दीवारों पर चावल के पेस्ट से बनाई जाती थी, उड़ीसा की पट्टचित्रा जिसमें जले हुए नारियल के खोल से निकले नेचुरल कलर्स और ग्लॉसी लैकर का उपयोग होता है, और आंध्रा की कलमकारी जहां कॉटन पर बैम्बू की कलम और वेजिटेबल डाइस से डिटेल्स उकेरी जाती हैं। इन कम्युनिटीज का लोकल मटेरियल्स को यूज करने का तरीका लिटरली माइंड ब्लोइंग है। अब इस बहुत ही सरप्राइजिंग और स्पेसिफिक डिटेल को देखिए, बिहार की मंजूषा पेंटिंग्स। ये कैनवस की जगह जूट और पेपर के डिब्बों पर तैयार की जाती थीं। इनमें सांप के यानी स्नेक मोटिव्स इतने ज्यादा प्रचलित थे कि लोग इन्हें स्नेक पेंटिंग ही कहने लगे थे। काइंड ऑफ फैसिनेटिंग है ना? ऐसी अनोखी डिटेल्स सचमुच कल्पना को नई उड़ान देती हैं। और महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग तो आधुनिक काल को सीधे मानवता की सबसे शुरुआती म्यूरल्स बनाने की परंपरा से जोड़ती है। इसका फील बिल्कुल भीमबेटका के पेलियोलिथिक म्यूरल्स जैसा है। इस प्राचीन आदिवासी कला में केवल ट्रायंगल्स, सर्कल्स और स्क्वायर्स जैसे बेसिक शेप्स का यूज होता है। सिर्फ इन्हीं बेसिक ग्राफिक एलिमेंट्स से पूरी रोजमर्रा की जिंदगी और पर्व दर्शाना, ये सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पर बात जब मैसिव स्केल की आती है ना, तो इन रिचुअल आर्ट्स को कोई बीट नहीं कर सकता। राजस्थान की फड़ चित्रकारी 15 से 30 फुट लंबे स्क्रोल पर होती है। तेलंगाना की चिरियाल स्क्रोल पेंटिंग्स तो कहानियां सुनाते हुए 45 फीट लंबा आकार ले लेती हैं। गुजरात की पिथौरा पेंटिंग्स में घर की दीवारों पर पीस के लिए घोड़े बनाए जाते हैं। और उड़ीसा की सौरा पेंटिंग्स, जिसमें देवता इरिटल के लिए लाल पीले बैकग्राउंड पर व्हाइट स्टिक फिगर्स उकेरी जाती हैं। ये मैसिव स्टोरी टेलिंग स्क्रोल्स और रिचुअलिस्टिक म्यूरल्स उन क्षेत्रों की डीप स्पिरिचुअल रूट्स का डायरेक्ट प्रूफ हैं। तो इन तमाम कलात्मक पहलुओं से गुजरने के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और डीप सवाल उठता है, क्या कला अपने युग को शेप करती है या दरअसल युग कला को शेप करता है? शाही दरबारों के वैभव से लेकर कॉलोनियल विद्रोह और फिर टाइमलेस ग्रासरूट्स फोक ट्रेडिशंस तक, ये क्लियर हो जाता है कि इंडियन पेंटिंग सिर्फ स्याही या रंग नहीं है, ये टाइम का एक लिविंग ब्रीदिंग कैनवस है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा और कुछ नया एक्सप्लोर करने की जिज्ञासा जगाई होगी, क्योंकि दोस्तों, कला की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती।